नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में इससे पहले सेशन में हमने आपके वसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर पढ़ा था, साथी हाथ बढ़ाना, जो एक गीत है। और ये गीत साहिर लुधियानवी जी ने लिखा था और इस पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए थे। तो आज हम आपके हिंदी व्याकरण में से एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग ये एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि नया शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार समास से हम एक नया शब्द बनाते हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार, या संधि के द्वारा हम नया शब्द बनाते हैं, उसी क्रम में उपसर्ग और प्रत्यय भी नया शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। इंग्लिश में भी आपने सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े होंगे। तो उपसर्ग यानी कि उप यानी कि पहले, लगने पर, ऐसे कुछ जो शब्दांश होते हैं वो मूल शब्द के पहले लगकर जब नए शब्द का निर्माण करते हैं तो इसे उपसर्ग कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल कर रखिए और उसमें लिखना भी शुरू कीजिए और समझना भी। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, शब्द निर्माण की एक जो प्रक्रिया है इसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर आपको शब्द और शब्दांश बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि किस प्रकार से उससे नए शब्द बनाए जा सकते हैं और उनको वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक शब्दांश लिखूंगी। शब्दांश यानी कि शब्द का एक छोटा सा भाग, शब्द का एक छोटा सा रूप, शब्दांश। और मूल शब्द यानी कि जो मूल शब्द जिसमें हम जोड़कर, उस शब्दांश को जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे, वो मूल शब्द। फिर नवीन शब्द यानी कि जो नया शब्द बनेगा, नवीन शब्द। और फिर वाक्य प्रयोग भी हम इसका करेंगे। तो सबसे पहले शब्दांश है प्र, जैसे आ, जैसे उप। और उपसर्ग और प्रत्यय, जो ये दो शब्द होते हैं, ये नया शब्द बनाते हैं और दूसरा, ये शब्द के अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देते हैं, शब्द के अर्थ को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक नया शब्द बनता है एक नए अर्थ के साथ। जैसे मैंने आप यहाँ पर आपको प्र बताया, जैसे प्र, तो प्र में यहाँ पर कार, ये आपका मूल शब्द है। आकार, ये आपका मूल शब्द है। उपकार, तो यहां पर आप देख रहे हैं कार जो है वो एक शब्द है, ठीक है। कार जो है वो एक शब्द है तीनों, और यहां पर मैं अलग अलग प्रकार के शब्दांश लेकर नवीन शब्द बनाऊंगी, जिससे कि तीनों शब्दों के आप देखेंगे अर्थ बिल्कुल अलग अलग होंगे। देखिए, प्रधन कार, प्रकार। आधन कार, आकार। उपधन कार, उपकार। तो इस तरह से आप देख रहे हैं तीनों जो शब्द हैं उनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं, यानी कि एक नए शब्द का ही निर्माण हुआ है, बिल्कुल एक नवीन शब्द का निर्माण यहाँ पर हुआ है। एक शब्दांश को जब हमने मूल शब्द के साथ जोड़ा, उससे नवीन शब्द का निर्माण हुआ। नवीन शब्द यानी कि नए शब्द का निर्माण हुआ, और इसी को ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी कि मूल शब्द से ठीक पहले जब हम किसी शब्दांश को जोड़ते हैं तो वहां पर फिर जो नया शब्द बनता है, इस जो प्रक्रिया है उसको
उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो क्या होता है कि नया शब्द बनता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि उसके अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता है, या फिर अर्थ में विशेषता आ जाती है। ठीक है, या तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या फिर अर्थ में विशेषता आ जाती है। तो जैसे फिर मैंने यहाँ पर क्या आपको बताया था कि इसको हम कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो प्रधनकार प्रकार, तो क्या कहेंगे, तुम किस प्रकार लिखोगे, तुम किस प्रकार गाओगे, तुम किस प्रकार चलोगे। तो और भी कई तरह से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और आकार, जैसे हम कहेंगे अंगूर का आकार छोटा है, आम का आकार बड़ा है। तो इस तरह से अलग अलग चित्रों के आधार पर, अलग अलग वस्तुओं के आधार पर उसके एग्जाम्पल देकर हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उपधनकार, उपकार, तो यानी कि उपकार, सदा उपकार करना सीखो, यानी कि दूसरों की मदद करना सीखो, दूसरों की हेल्प करना सीखो, परोपकार करना सीखो। इस तरह से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रीफिक्स। ये आपने पढ़ा भी होगा, प्रीफिक्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। तो ये आपने प्रीफिक्स यानी कि पहले जोड़ना, प्रीफिक्स यानी कि पहले जुड़ा हुआ, प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि जुड़ा हुआ। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। अगर आपको हिंदी के शब्द से उप यानी कि पहले, सर्ग यानी कि जुड़ना, तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों शब्दों के अर्थ मैंने आप लोग को बता दिए, उपसर्ग और प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जुड़ना। तो उपसर्ग की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, उपसर्ग की परिभाषा हम लिखेंगे, सभी अपनी कॉपी में परिभाषा लिखेंगे। उपसर्ग की परिभाषा हम इस प्रकार बनाएंगे, जो शब्दांश, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ यानी कि शुरुआत में, प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ, सबसे पहले हम लिखेंगे नए शब्द का निर्माण करते हैं, जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। ठीक है, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लेकर आ जाते हैं, विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। देखिए, मैं यहां पर आपको हार शब्द के, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगी, हार शब्द यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है,
हार शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है, तो हार का क्या अर्थ होता है? हार का अर्थ होता है माला, और दूसरा क्या होता है? परास्त होना, हार जाना। ठीक है, तो ये हार का अर्थ माला, और अगर मैं इस पर आ उपसर्ग जोड़ दूं, आ धन हार, तो क्या होगा? आ धन हार, आहार। आहार का क्या अर्थ होता है? भोजन। तो देखिए, एक नए शब्द का निर्माण हुआ। सबसे पहले तो आ धनहार, आहार, और आहार का अर्थ होता है भोजन। तो जैसे पहले शब्द का अर्थ था, हार का अर्थ था माला या फिर परास्त होना या पराजित होना, तो अगला हमने आ प्रत्यय उसमें जोड़ा, तो उसमें क्या बना? आ धनहार, आहार, यानी कि भोजन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम और भी बहुत सारे तरीके से, बहुत सारी चीजों से इसे समझेंगे। अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए सबसे पहले अपनी कॉपी में, उसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम पहले चीजें जो हमने पढ़ी, क्योंकि अब हमने परिभाषा लिख ली है, तो यहाँ पर आप देखिए, जो सभी उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं, जो 3 मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए, एक और मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ इसी में, अलंग धन कार। ठीक है, तो क्या बनेगा? अलंकार। तो यहाँ पे हमने जो भी एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं, जो भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, तो आप सब में देख रहे हैं कि जित सारे एग्जाम्पल्स में जो मूल शब्द है वो एक ही है। जो मूल शब्द है वो एक ही है। तो देखिए क्या होता है कि जो मूल शब्द से पूर्व अलग अलग हमने शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। अलग अलग शब्दांश हमने जोड़े हैं ना, कहीं पर हमने प्र जोड़ा है, कहीं पर हमने आ जोड़ा है, कहीं पर हमने उप जोड़ा है, कहीं पर हमने अलंग जोड़ा है। तो देखिए, मूल शब्द तो एक ही है, लेकिन शब्दांश अलग है। इसी कारण हर शब्द जो है वो अलग अलग तरीके का बना है। हर शब्द का जो अर्थ है वो अलग है। हर शब्द के अर्थ में कुछ अलग विशेषता प्रकट हुई है। हर बार एक नया शब्द बना हुआ है। जैसे अगर प्र को कार के साथ जोड़ा तो प्रकार बन गया, आ को कार के साथ जोड़ा तो आकार बन गया, उप को कार के साथ जोड़ा तो उपकार बन गया, अलंग को कार के साथ जोड़ा तो अलंकार बन गया। तो इस तरह आप देख रहे हैं चारों शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि चारों के अर्थों में अलग अलग भिन्नता है। चारों के अर्थों में भिन्नता है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो शब्द पहले जोड़े जाते हैं, यानी कि इसके बारे में नहीं बात हो रही है, बात यहाँ पर इसके बारे में हो रही है। किससे हमें किससे नया शब्द बन रहा है? आप जो शब्दांश जोड़ रहे हैं उस शब्दांश से नया शब्द बन रहा है। वरना ये सारी चीजें तो हमने एक ही ली है, लेकिन जब आप प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग हर बार अलग जोड़ रहे हैं तो हर बार एक नया शब्द बन रहा है। तो यही यहाँ पर आपको अब परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता ला देते हैं, यानी कि हर बार अर्थ जो है परिवर्तित होता है या फिर कुछ विशेष उस अर्थ में होता है। अगर अर्थ सेम भी है तो अर्थ की विशेषता जरूर बताई जाएगी, वहां पे कुछ इस तरह के परिवर्तन उसमें आ जाते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से आगे समझेंगे। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिया था, जैसे हार। हार का अर्थ होता है माला, लेकिन अगर मैंने उसमें आ उपसर्ग यानी कि आ प्रीफिक्स को जोड़ा तो वो बन गया आहार, और आहार का अर्थ होता है भोजन। तो बिल्कुल दोनों के अर्थों में आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है और एक नया ही शब्द हार शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए क्या होता है, उपसर्ग की कुछ विशेषताएं होती हैं। जब हम उपसर्ग पढ़ते हैं तो उपसर्ग की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं उपसर्ग की? तो उपसर्ग
कि सबसे पहली विशेषता तो आपने देखा, क्योंकि उपसर्ग है यानी कि पहले फिक्स हो रहा है, प्रीफिक्स है, तो उपसर्ग की सबसे पहली विशेषता है कि ये पहले यूज किया जाएगा, ये पहले जोड़ा जाएगा, इसको प्रारंभ में जोड़ा जाएगा। और दूसरा, इसका कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर आप प्र, अलंग, तो ये आप कुछ नहीं पढ़ सकते, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप इसको स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, क्योंकि ये उपसर्ग है, तो ये हमेशा क्या होंगे, प्रारंभ में ही जुड़ेंगे। तो ये भी आप लिख लीजिए, प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। क्योंकि अभी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपने अभी सफिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, यानी कि प्रत्यय नहीं पढ़ा हुआ है। तो जब आप दोनों को पढ़ लेंगे तो कई बार होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि सफिक्स पहले आता है या प्रीफिक्स पहले आता है। तो ये यानी कि उपसर्ग पहले आता है या प्रत्यय पहले आता है। तो हमेशा उपसर्ग की आप विशेषताओं को ध्यान रखेंगे तो इसमें सबसे पहली विशेषता है कि ये शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, जो शब्दांश हैं वो शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। और दूसरी इसकी विशेषता है कि इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र रूप से इनको कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता, रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, और इसका नंबर 3 विशेषता है कि ये शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्या होता है, इसकी मेन विशेषता तीसरी क्या है कि ये शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, आपने अगर परिभाषा को अच्छे से समझ लिया है तो विशेषताएं आपको वहीं पर याद हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप प्रत्यय भी पढ़ेंगे यानी कि आप सफिक्स भी पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए आपको ये अलग से लिखाया जाता है कि आप समझ जाएं कि इनकी अलग से कुछ विशेषताएं होती हैं। तो नंबर 3 है कि ये शब्द के पूर्व में जुड़कर, पूर्व में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन एवं, परिवर्तन एवं नहीं कहेंगे इसको, अर्थ में परिवर्तन, या क्योंकि एक ही चीज आएगा, या तो बिल्कुल अर्थ परिवर्तित हो जाएगा या फिर कुछ अर्थ अगर परिवर्तित नहीं हुआ है तो अर्थ में कुछ विशेषता आ जाएगी। तो अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन या फिर कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अभी हमने ये तो विशेषताएं पढ़ी किसकी, उपसर्ग की। अब मेन टॉपिक आता है इस पार्ट का कि उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के, उपसर्गों के प्रकार। क्योंकि मूल शब्दांश जो है वो तो एक हो सकते हैं, लेकिन जो शब्दांश जुड़ रहा है, मूल शब्द तो एक हो सकते हैं लेकिन जो शब्दांश जुड़ रहे हैं वो आपने देखा कि हर बार अलग होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर यहाँ पर उपसर्गों के कुछ प्रकार बताए गए हैं, उपसर्गों को कुछ प्रकारों में बांटा गया है। तो उपसर्गों के जो प्रकार हैं वो ये है, नंबर 1, 2, 3, 4। देखिए, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग,
नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग। नंबर 3 उर्दू फारसी के उपसर्ग। नंबर 4 अंग्रेजी के उपसर्ग। तो यहाँ पर जो हमने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो आपको शब्दांश बताए थे, उन्हीं के आधार पर इसको कहा गया कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो ये शब्दांश है, अलग अलग टाइप के शब्दांश होते हैं, तो उसी के आधार पर उपसर्गों को भी 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग, फिर उर्दू के उपसर्ग, और उर्दू फारसी के उपसर्ग, फिर अंग्रेजी के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जो शब्दांश जो प्रयोग किए जाएंगे किसी भी मूल शब्द के साथ, यानी कि जब शब्द के साथ जुड़ने वाले जो शब्दांश होंगे, शब्द के पूर्व में जोड़ने वाले जो शब्दांश होंगे, वो संस्कृत में होंगे। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्गों में जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं कि यहां पर ये है उपसर्ग, या इसको हम शब्दांश भी कह सकते हैं, और ये है आपका मूल शब्द, और ये है उदाहरण। और इसके साथ, इन उपसर्गों के साथ मैं इनका अर्थ भी आपको बताऊंगी। जो यहाँ पर हम शब्दांश जोड़ेंगे उनके साथ मैं आपको इनका अर्थ भी बताऊंगी। तो जैसे उपसर्ग मैंने आपको कहा, क्योंकि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, तो आप देखेंगे क्योंकि 6th क्लास में भी आपके पास संस्कृत होती है, 5th क्लास तक भी आपने थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ी होगी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका के साथ, और 6 में भी पढ़ते हैं आप, तो थोड़ी थोड़ी संस्कृत तो सभी को आती है। जैसे अति, अति जो शब्द है ये आपका संस्कृत का शब्द है। नंबर 2 अधि। नंबर 3 अनु। नंबर 4 अप। तो यहां पर जो मैंने शब्द लिखे हैं, शब्दांश लिखे हैं, उपसर्ग लिखे हैं, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, और इनके अर्थ क्या होते हैं। अति का क्या अर्थ होता है, अधिक। अधि का क्या अर्थ होता है, ऊपर। अनु का क्या अर्थ होता है, पीछे। अप का क्या अर्थ होता है, बुरा। तो जब हम यहां पर मूल शब्द जैसे अति, जैसे शय, या कार, कार, चर या मान, तो ये आपके मूल शब्द हैं, शय, कार, चर, मान। तो अतिशय ये आपका एक नया शब्द बना, अतिशय। दूसरा अधिकार, अधिकार। नंबर 3 अनुचर, अनुचर यानी कि पीछे चलने वाला,
या अनुज भी हम कह सकते हैं। अनुज मीन्स छोटा या पीछे। अपमान। तो इस तरह से हम संस्कृत के उपसर्गों को समझेंगे। तो आज आप इसको रिवाइज कीजिए, सारी चीजों को, एग्जाम्पल्स को रिवाइज कीजिए, फिर हम संस्कृत के उपसर्गों को भी अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये मैंने बस आपको शब्दांश बताए हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज आपको उपसर्ग की परिभाषा समझ में आई होगी, आपने अपनी कॉपी में भी लिखी होगी। तो इन सारी चीजों को, इन सारी परिभाषाओं को और उपसर्ग के जो कुछ प्रकार मैंने बताए हैं, इन्हें आप रिवाइज करके आइए। हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।